गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। चलिए, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, तैयारी शुरू करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग वैल्यूएशन पे थे। हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर हुआ टाइम रहा तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, वैल्यूएशन हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आप लोग सारे लोग एकदम बढ़िया जोश के साथ में आइए। बहुत अच्छे से हमको करना है प्रैक्टिस। हाँ ऋषिका बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा जय जिनेन। चलिए ठीक है जी, वो करते स्टार्ट कर। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक हम कर चुके थे, जो रॉल्स रॉयस वाला क्वेश्चन था, राइट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। रॉल्स रॉयस तक के क्वेश्चन को हम कर चुके थे, ठीक है। आज हमको आगे बढ़ना है और देखना है किसको, वैल्यूएशन। इन बच्चे काफी हुए, तो ये आते जाए। चलिए, एक फिफ्थ नंबर का कुछ छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको डिस्काउंट के बारे में पूछता है, राइट। कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब जाके आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स का डिडक्शन ले सकते हैं। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा रिंकी, गुड मॉर्निंग बेटा शुभ। चलो जी, आ जाओ सारे लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दैट इज, हम स्टार्ट करेंगे। सारा सारा ध्यान यहाँ पे बेटा, आ जाओ। XYZ Private Limited provided the following particulars relating to goods sold by the to it by ABC Private Limited. XYZ कौन है हमारा सप्लायर, ABC कौन है हमारा रिसिपिएंट, राइट। सारा ध्यान सब बच्चे यहाँ लगाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। क्या बोला है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। ये 50,000 है। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच, ये है। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव 2500 है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव। ध्यान रखना, देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव कितना है, 3000 है। और फिर पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव 2000। ठीक है, एक वेंडर को पेमेंट करना था, एबीसी ने कर दिया था, ठीक है। पर इसको करना किसको था, XYZ लिमिटेड को। ये नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं वो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 2% का टर्नओवर पे डिस्काउंट दिया है इन्होंने। द डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के टाइम में नहीं है, मतलब ये कौन सी वाली कंडीशन है, पोस्ट सप्लाई वाली। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट एंड पेड 5,000, और क्या लिखा है, इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18% एज इंटरेस्ट टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है टैक्सेबल वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द XYZ लिमिटेड। ठीक है जी, सारी चीजें समझ में आई है, ठीक है। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप बताइए क्या करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, क्या होना चाहिए बेटा,
ये तो वही हमारी लिस्ट प्राइस। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है आपका? म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होना चाहिए बेटा इसका? ऐड होना चाहिए, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द पार्किंग चार्जेस? पार्किंग चार्जेस को भी आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये सब नॉट इंक्लूडेड है। अब आप पॉइंट बताएं, सब थोड़ा सोच के बताइएगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनजीओ डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, यानी कि हमारे इनवॉइस से रिलेटेड है, हमारी सप्लाई से रिलेटेड आपको क्या मिली है? सब्सिडी, लेकिन मिली है एक एनजीओ से जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट प्राइस अबव में। तो क्या होगा इसका? अच्छा, पहले से इंक्लूड करेंगे तो आप लेस करेंगे, बाकी लोगों को क्या कहना है? एक बच्चे ने बोला है कि गवर्नमेंट थोड़ी ना मिली है इसलिए लेस नहीं करेंगे। बाकी दोनों जो है वो एक बार सोचो इस पॉइंट को। देखो, क्वेश्चन वैसा का वैसा ही जो हमने पहले करा था, लेकिन इसमें भी आप लोगों से एक मिस्टेक हो रही है। सोचो क्या लिखा है, सोचो 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 सोचो। टेक टेक जस्ट 1 मिनट, सोचो पॉइंट को। आप लोग क्या कर रहे हो? अगर माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, छोटी, उस मिस्टेक से क्या होगा? आपका क्वेश्चन पे का जो सोल्यूशन है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखो, आप लोगों ने हमेशा क्या एनजीओ वाली है मतलब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, आपको भी अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है कि कब प्लस कब माइनस। पहले पढ़ो उसको क्या लिखा है, पढ़ो। सीमा है ही नहीं, पता भी है कि नहीं क्लास है आज? अजी बोले क्या होगा इसका? लेस करेंगे। सोच लो कृष्णा क्या होगा? बेटा सी, जल्दी कर, क्या करेंगे इसको बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों, लेस होगा क्योंकि पहले से ही included है। जो सारे बच्चे, हाँ बेटा, क्या गर्व क्या बोला था इसका आंसर? हाँ, अच्छा, गर्व का आंसर बिल्कुल सही है। क्यों है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर, इन लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर, अभी भी नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर। नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट की होगी तो वो माइनस हो जाएगी। ऐसा ऐसा देखो, जब आपके सेक्शन 15 में जब वो आप एडिशंस करते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है? नॉट इंक्लूडेड अबव। अब सब्सिडी का नेचर क्या होता है? यूजुअली सब्सिडी आप माइनस कर देते हैं क्योंकि आपको सब्सिडी मिली है तो उतनी कॉस्ट प्राइस कम पड़ी, सप्लाई में तो आपने माइनस कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, एक एडजस्टमेंट होता है कि अगर आपको कोई सब्सिडी अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, अगर आपको सब्सिडी मिली है तो चूंकि जब मिली होगी तो आपने क्या कर दिया होगा? उसको माइनस कर दिया होगा ऑलरेडी। बेटा, जब आप ईवी गाड़ी खरीदते हो और आपको सब्सिडी मिलती है तो आपकी वो प्राइसिंग जो आप कोटेशन देखो उसमें 5,000 लेस रहते हैं। वो क्यों लेस रहते हैं? क्योंकि टू व्हीलर पे वो सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो आप माइनस कर देते हो। सब्सिडी का नेचर ही क्या होता है? वो माइनस हो जाती है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो, चाहे अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिली हो, आपने क्या करा होगा? सब्सिडी का ऑलरेडी लेस करा हुआ होगा। तब क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट में कि अगर अदर देन गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ना क्लियर हुआ है ना? बट यहां क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडेड लिस्ट प्राइस अबव, मतलब ये तो ऑलरेडी ऐड है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है। जो यही गलती तुमने करी है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाना। देखो कितने छोटी चीजें तुम लोग को पता है लेकिन तुम लोग कितनी माइनर मिस्टेक कर रहे हो, है ना? प्लीज मत करो ऐसा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, तो फिर इसका होगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पे टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी, इसका क्या होगा बेटा?
तो क्यों ऐड कर देंगे बेटा? और देखो यहाँ लिखा है नॉट इंक्लूडेड, अगर उसको कंफ्यूज करना है यहाँ लिख देगा इंक्लूडेड इन लिस्ट प्राइस, मतलब क्या ऐसा। बट क्या होगा, तुम जल्दी जल्दी एग्जाम में जब पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है, तुम जल्दी जल्दी में देखोगे तो तुम क्या करते हो, तुमको पता है कि अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है जिसके लिए लाइबल कौन था, सप्लायर, और कर दिया है रिसिपिएंट ने, तो उसको ऐड कर देंगे। अरे भाई ये इसका मतलब क्या है, नीचे जो ब्रैकेट में वो लोग लिख रहे हैं नॉट इंक्लूडेड है, इसलिए ऐड करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 2% डिस्काउंट इन्होंने आफ्टर सप्लाई दिया है ना? आफ्टर सप्लाई दिया, अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमको तो अभी सप्लाई जब कर रहे हैं तब की वैल्यू निकालना है, तो ये इसका तो इसका तो कुछ होना नहीं है। लेकिन बात किसकी है बेटा? बात ये है कि इसने जो है ना, डिलेड पेमेंट भी लिया है 5,000 किससे? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से। इसका क्या होगा और किस अमाउंट से होगा, ये आपको बताना है। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये 5,000 में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, तो हमको जीएसटी के पहले का, पहले वाला अमाउंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप 5,000 को पहले 118 मान के 100 करके निकालेंगे, तो आपका 4237 रहेगा, और वो 4237 आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन क्या था, ये फालतू के 6 नंबर है। बट बट सोचो, अभी मैं दिखा रहा हूँ सोल्यूशन। बट आप सोचो, आपकी ये वाली जो एक मिस्टेक रहती है कितनी भारी पड़ती है आप। पूरा क्वेश्चन नहीं गलत होता, स्टेप मार्किंग मिलती है कि ये सही करा, ये सही करा, ये सही करा, बट आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। समझ में आ रहा है क्या? बड़े ध्यान से, अभी भी चाहो तो मैं आपको फिर बता दूं एक और, कब इंक्लूड कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। क्लियर है कि नहीं है? क्लास में क्वेश्चन कराने का, सिर्फ डिस्कशन करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप लोग अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो। वो मिस्टेक्स आप क्लास में घर पे करो, बट एग्जाम में मत करो, और सीखो उन गलतियों से। 6 मार्क्स फोकट का लड्डू था ये। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी सर, इसका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इजी करा है इन्होंने, कुछ नहीं करना आपको। इन्होंने तो ऊपर लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय कौन सा, ए बी कौन सा है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। फिर आप पर्टिकुलर्स लिया है, अमाउंट लिया और इन रुपीस लिखा हुआ है आपने, तो यहाँ आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। यहाँ आपने पॉइंट लिखा, यहाँ उसका रीजन लिख दिया, टैक्सेस अदर देन जीएसटी चार्ज सेपरेटली आर इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 6,000 ले लिया। म्यूनिसिपल टैक्सेस, पैकिंग चार्जेस भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए ऐड होते हैं, 2,500 ले लिया। देखो सब्सिडी का उन्होंने कितना अच्छे से लिखा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, ब्रैकेट में लिखा है सिंस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम ए नॉन गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी एंड डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एंड द सेम इज, यहां वर्ड लिख सकते थे ऑलरेडी, क्या कर सकते थे, यहाँ एक वर्ड लिख लिख सकते थे ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट्स व्हाई नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ आपने नील कर दी। क्लियर है? फिर पेमेंट मेड बाय दिस इज द अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे बट इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट हैज बीन मोस्ट लॉजिकली अज्यूम्ड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू एक्सवाइजेड इज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। उन्होंने इतना और क्लैरिफाई कर दिया, हम ये मानते हैं कि जो पेमेंट भी था ना ये सप्लाई से रिलेटेड था, क्योंकि अगर ये सप्लाई से रिलेटेड नहीं होता, अच्छा देखो अगर वो क्वेश्चन में यहाँ ये लिख देता आपको इधर कि भाई ये जो पेमेंट करा है वो सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो तब भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। बेटा सप्लाई से रिलेटेड है ही नहीं तो मैं क्यों उसमें करूंगा, ये उन्होंने लिखा। दिख रहा है आपको एरिया ऑफ स्कोप, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो। क्लियर है सारे लोग? क्या हुआ बेटा, ये दोनों तो जुड़े ही नहीं है। दोनों को मैसेज करो बेटा पर्सनल पे, भूल तो नहीं गए क्लास है। एक भी दिन की क्लास मिस करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट। फिर द टर्नओवर डिस्काउंट, सिंस द डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
एंड इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट राउंडेड ऑफ इंक्लूडेबल इन द वैल्यू सप्लाई, तो उसको उन्होंने ही तो आपको बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे आपका जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है 64,737 आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हो कृष्णा बेटा सब लोग, है ना? ठीक है, चलो जी, वेरी गुड बेटा रिंकी, सही आपने बताया था एडजस्टमेंट। शुभ, अब ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करना, ठीक है? आ जाओ, चलो जी, आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, ये भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट देखो इसमें भी कितने कितने अलग स्टाइल से उन्होंने पूछा है। आ जाओ आप लोग इस चीज पे आओ, एक मिनट। देखो जी, क्या बोल रहे हैं, सारा ध्यान वापस बेटा यहाँ, सारा, चलो आ जाओ, चलो जी, आ जाओ सारे बच्चे, क्या बोल रहे हैं? मिस अचिंत्या, आर रजिस्टर्ड सप्लायर इन कोची केरला स्टेट, रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है? कोची केरला, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हर सप्लाईज मेड इंट्रा स्टेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। क्या बोले? मेड इंट्रा स्टेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड सप्लाइड इंट्रा स्टेट, है ना? अब देखो पॉइंट देखो, पास करेंगे थोड़ा सा। एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम्स गिवन बिलो फ्रॉम 2 to 5, यानी कि ये 2 से लेके 5 तक के आइटम्स एक्सक्लूसिव है, मतलब इसमें अभी ऐड नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये कितना है? 330। स्वच्छ भारत सेस 12,500। पैकिंग चार्ज सेपरेटली चार्ज करेगा इनवॉइस में 10,800। डिस्काउंट जो है 1% वो लिस्ट प्राइस पे दिया, बस प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ गुड्स, यानी कि ये एट द टाइम और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डिस्काउंट का पॉइंट है 15.3 का, फर्स्ट वाला ध्यान रखना। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना, 5,000 एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ मिस अचिंत्या फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 अज्यूमिंग सीजीएसटी 99% है एंड ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जल्दी से बेटा आप लोग इसको ट्राई करेंगे एंड यू विल हैव ओनली, जल्दी से अपने हथियार निकाल लो सारे वॉरियर्स, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स है। ये लीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। सारे ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को भी करना है। चलो, हाँ जुड़ गए हैं बच्चे। चलिए, गरिमा, मनीष, जयजिन, आ जाओ जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम चल रहा है तुम्हारा, 2.5 मिनट्स लेफ्ट। मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। बेटा कृष्णा कॉपी में करो, ए बेटा कॉपी में करो, जल्दी से करो। आई नीड आंसर, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन से ज्यादा आंसर, करो फास्ट, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो अब इसमें दोनों मिस्टेक, चैलेंज है मेरा। हाँ करो करो, देखो अभी मेरे को पता है सब बच्चे गलतियां करोगे। नहीं मनीष नहीं, गरिमा नहीं, अंजलि नहीं, तो सबके आंसर गलत है। मुझे नहीं पता, गलत है, मुझे नहीं पता। आंसर चाहिए, आई जस्ट नीड, जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब दें। आप इसमें गलती करेंगे,
ये पिछले क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है, आपने एक चीज ध्यान से पढ़ी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, राइट। बट फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर राइट है लेकिन और भूल रही। वो बस शांति से, हाँ। नहीं, गलत है। चलो जी। हाँ 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 हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, एक बच्ची का आंसर तो आ गया और आपके पास बचे हैं सिर्फ 45 सेकेंड्स। नहीं नहीं रिंकी, बेटा गलत। हाँ, आसान होता तो कर लेते, मैं फिर तुम्हें होमवर्क नहीं दे देता। हाँ जी। चलिए, सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। क्या रे गर्भ कृष्णा है बेटा, इतना इजी? नहीं। हाँ नहीं, ये सही है, ये सही है, ये सही है। नहीं, ये गलत है। हाँ, मतलब ये सही है लेकिन तूने सही प्रेजेंट नहीं कर रहा मेरे को। सही है। चलिए जी। नहीं है अंजलि, नहीं बेटा, ये नहीं है आंसर। तो दो निकलेंगे ना बेटा, दो निकलेंगे ना। आ जाओ। इसका राइट आंसर है 3,45,000। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है 3,45,000। लेकिन एक मिस्टेक जो बच्चा भूल जाता जल्दी जल्दी में, सर इसमें ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी भी पूछी है, सिर्फ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई नहीं पूछा है, एंड के बाद बोला है तो ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी भी पूछी हुई है। आओ। नहीं नहीं, अंजलि का भी आंसर, गरिमा का आंसर, दोनों का एक जैसा आंसर है, दोनों ही गलत है बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके। चलिए, आ जाओ। क्या था बेटा? लिस्ट प्राइस थी हमारी 3,30,000, ठीक है। लिस्ट प्राइस थी हमारी कितनी? 3,30,000। स्वच्छ भारत से इसका क्या होगा बेटा? ऐड होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 12,500 जीएसटी के अलावा सारे टैक्सेस ऐड होते हैं। पैकिंग चार्जेस 10,800, ये भी ऐड ही होगा, राइट। वो भी हमने कर दिया। सर डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट को देख लेते हैं। डिस्काउंट का क्या होगा? सर 1% ऑन द लिस्ट प्राइस बोला है, तो लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारी? 330। उस पे 1% यानी कि 3,300। सर सब्सिडी भी तो थी। हाँ बेटा, सब्सिडी भी है। और क्या बोली गई सब्सिडी? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरिंग विमेन एंटरप्राइजेस, विमेन एंटरप्रेनर्स। अब बात यह है, गवर्नमेंट सब्सिडी का होना क्या चाहिए? गवर्नमेंट सब्सिडी का होना क्या चाहिए? सर गवर्नमेंट सब्सिडी लेस होती है। आपने क्या सोचा, सब्सिडी को तो एडजस्टमेंट सीखा है हमने ऐड होने का, पर वो होती है ऐड कौन सी? नॉन गवर्नमेंट वाली। सब्सिडी का नेचर अभी फिर समझाया था, सब्सिडी का नेचर क्या होता है? वो हमेशा आपकी प्राइस में से लेस होती है, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट की अलाउड होती है आपको, इसलिए क्या कर दिया है? लेस कर दिया है। आप लोग यही मिस्टेक बार बार कर रहे थे। मुझे अभी अभी अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आपको ये बताना है, आपने कहां कहां मिस्टेक किया है बच्चों। जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं ना, सब अपने अपनी मिस्टेक्स बताएंगे कहाँ गलती करी है। पहली बात तो हुआ ये आया 3,45,000, और देखो देखो उन्होंने कितना चीज लिखा है। Since subsidy is received from state government, the same is not includable in the value. It has been assumed that such subsidies are directly linked to the price of the goods. Further, since the same has not been adjusted in the list price, the same is to be excluded from the list. अभी भी कंफ्यूजन? अभी एक काम करना पड़ेगा। हाँ, 345 शुभ बिल्कुल सही है। देखो, फिर सर इसके ऊपर टैक्स भी तो निकालना था। टैक्स कितना दिया हुआ था? 18%, 9% तो CGST 9%, ये 9%, ये टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी आपकी 60 to 100 आएगी। अब मुझे सब्सिडी का कोई ट्रीट, क्या यही सब्सिडी लेस नहीं करी?
सारे लोग सब्सिडी में उलझ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्सिडी को समझा ही पूरा फ्लो चार्ट से। सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। गरिमा क्या मिस्टेक करी है? और बाकी बच्चे अपने अपने मिस्टेक्स बताओ। अंजलि रिंग की बताओ बेटा। अंजलि ने तो बता दिया सब्सिडी लेस नहीं करी। आ जाओ यार तुम लोग के साथ, आ जाओ। अब जो मैं आपको सब्सिडी, मेरे को लगता है सभी ने सब्सिडी में मिस्टेक करी है। सब्सिडी वाले पॉइंट को एक बार मैं पूरी तरीके से इलॉबरेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल सारा ध्यान यहाँ पे। बेटा, द नेचर ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता क्या है ये बताओ। सर आपको एक तरीके से सब्सिडी मतलब आपको और एक बोलना चाहिए डिस्काउंट। अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, आज मैं एक ईवी टू व्हीलर खरीदने जाऊंगा, जब जब क्या होगा, जैसे ही मैं ईवी टू व्हीलर लेने जाऊंगा तो होगा क्या, वो पूरे कोटेशन जो बनाता है उसमें यहाँ लिखता है सब्सिडी, और उस सब्सिडी को 5,000 रुपए को लेस कर देता है। करता है कि नहीं करता? तो जो मेन मेन नेचर है सब्सिडी का, वो क्या होता है? वो होता है हमेशा डिडक्टेबल, यानी कि वो हमेशा डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। अब दो केसेस आपके सामने आ सकते हैं, दो केसेस आपके सामने आ सकते हैं। या तो सब्सिडी ऑलरेडी ट्रीटेड इन द लिस्ट प्राइस, या नॉट ट्रीटेड और कंसिडर्ड द लिस्ट प्राइस। ठीक है। दो दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी सब्सिडी ऑलरेडी ट्रीट हो चुकी है लिस्ट प्राइस में, या क्या है, वो ट्रीट नहीं हुई है। अब अगर ऑलरेडी ट्रीट हो चुकी है और आपकी जो सब्सिडी है वो कौन सी सब्सिडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो सर इसका एडजस्टमेंट होगा क्या? एडजस्टमेंट ये होगा, नो ट्रीटमेंट होगा। अरे जब ऑलरेडी उसको कंसिडर कर लिया है, मतलब क्या हुआ होगा? अगर ऑलरेडी कर लिया गया है तो उसका मतलब क्या हुआ होगा? वो लिस्ट प्राइस में से ऑलरेडी माइनस करी जा चुकी होगी। बिल्कुल सही बात है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट। नहीं सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी की जगह अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये ऑलरेडी ट्रीट करी गई है। ठीक है। ऑलरेडी ट्रीट करने का मतलब होता है बेटा, ये ऑलरेडी डिडक्ट करी गई है। समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी ट्रीट करी गई है मतलब डिडक्ट करी गई है। और अगर ये ऑलरेडी डिडक्ट करी गई है तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी हमेशा, जो आप एडजस्टमेंट करते हैं 15(2) में, वो उसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सिडीज, वो सारी सब्सिडी को ऐड करना पड़ता है वापस इन द लिस्ट प्राइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस या ऐड इन लिस्ट प्राइस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर नहीं, ऑलरेडी कंसिडर्ड या ट्रीट नहीं किया गया है मतलब नॉट डिडक्टेड। क्या बोल दिया? नॉट नॉट डिडक्टेड, नहीं डिडक्ट नहीं करा गया है। क्लियर है? डिडक्ट नहीं किया गया है। अब क्या होगा? अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है, क्या बोला? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दी है, सब्सिडी का बेसिक नेचर क्या होता है? इट इज ऑलवेज डिडक्टेबल। तो क्या ऊपर डिडक्ट करी गई है लिस्ट प्राइस में से? नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस या डिडक्टेड फ्रॉम, टू बी डिडक्टेड लिखना चाहिए, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्राइस। ये क्लियर हुआ? हाँ भी लिख, टू बी एडेड इन
क्लियर है सर? नहीं, आ जाओ। अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। अब सब्सिडी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर है, डिडक्टेबल होना चाहिए। क्या ऊपर डिडक्ट हुआ है क्वेश्चन में अगर दिया है तो? नहीं। जब डिडक्ट नहीं हुआ है तो सर क्या मुझे सेक्शन 15(2) में उसको ऐड करना है क्या? नहीं बेटा, ऐड तो तब होता है जब वो ऑलरेडी डिडक्ट होता है। समझ में आया क्या? तो सर आपको यहां पर नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई बीमार नहीं है तो क्या उसको जानबूझ के दवाई खिलाओगे? नो, नो ट्रीट। बोलो जी, ये इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? मुझे सारे ऑनलाइन वाले बच्चों के रिप्लाई चाहिए। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि सभी ने मिलके मास गलतियां करी है। सब्सिडी को गलत कर दिया था सर मैंने भी, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है ये क्वेश्चन दिया ही आपको इसलिए था। अब पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ मुझे। सारे बच्चे इतने ऑनलाइन बैठे हैं, क्लियर हो गया ये पॉइंट? और इसको रट्टा नहीं मारना है, ये तुमको रट्टा मारने के लिए नहीं दी है। रट्टा मारोगे एग्जाम में फिर गलती करोगे, समझो ना, बेसिक नेचर है ये। क्या इधर बेटा कृष्णा, क्लियर है सभी को? हाँ बता दो ना, बिफोर और आफ्टर वाला डिस्काउंट बेटा बहुत इजी है, इसको भी प्रैक्टिकल समझो। देखो रट्टा मारने वाले शायद एग्जाम में पास हो जाएंगे, लाइफ के एग्जाम में तो फेल होंगे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी भी चीज को पहले प्रैक्टिकल रिलेट करो। हमारे सब्जेक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है, ये सब आपको रियल लाइफ में दिखता है। देखो सबसे पहली बात क्या होता था सर, अगर बिफोर सप्लाई के पहले वाला पॉइंट डिस्काउंट है, सप्लाई के पहले वाला है, तो पहली बात तो सप्लाई, देखो जो भी एडजस्टमेंट होते हैं ना वो सारे लिंक्ड होना चाहिए आपके इनवॉइस ना, सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर ये पहले से ही डिसाइडेड है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, जैसे एग्जांपल दो सर इसका, बहुत इजी है, आप जाओ डीमार्ट पे, लिखा रहेगा फ्लैट 50% ऑफ, पहले से डिसाइडेड है देना है। क्या करोगे, जैसे आप बिस्किट को बिलिंग कराओगे 50% ऑफ, वो हाथों हाथ लेस कर देंगे। ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ट्रेड डिस्काउंट है उनका। ये बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर आप इनकी बात करेंगे कौन सा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का, तो उसके लिए सबसे पहले ही शर्त क्या होती है कि वो सप्लाई के टाइम पे डिसाइडेड जरूर होना चाहिए। तो कैसे डिसाइडेड होगा बेटा? होता है जब मार्केट में क्रेडिट में सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है, यानी कि हाथों हाथ पैसा नहीं मिलने वाला। तो कई बार क्या होता है, आपको पता है कि यार 90 डेज, मेरे बिजनेस के नेचर के हिसाब से 90 डेज एक कॉमन प्रैक्टिस है क्रेडिट देने की। तो आपको चाहिए जल्दी पैसा, तो आपने क्या करके रखा है, बिल के ऊपर एक लिख के रखा है, क्या ऑलरेडी डिसाइडेड है क्या, अगर आप मेरे को 30 डेज या उसके पहले पेमेंट करते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देंगे। पर क्या ये श्योरिटी है कि मेरे को डिस्काउंट देना ही है? नहीं सर, ये तो उसके ऊपर है, सामने वाला अगर मेरे को 30 डेज के पहले अगर पेमेंट कर देगा तो बेटा अगर पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए, फिर वही वाली बात है, सामने वाले ने अपने आईटीसी में उतना रिवर्स कर देना चाहिए, तब जाके आप उसको क्या करोगे, उस डिस्काउंट पे ट्रीटमेंट करोगे। समझ में आया क्या? ठीक है एवरीवन, इधर चलो, सब बच्चों को आ गया, सब बच्चों ने यस सर लिख दिया है। चलिए जी, आई होप सो आपको सब्सिडी वाले पॉइंट में अब दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूरी तरीके से होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरीके से होमवर्क है, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड अपनी कॉपी में सॉल्व करके रखना है। ठीक है जी, आ जाओ। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है इस पे आते हैं। राम अवतार रेसिडेंट ऑफ नागपुर हैज एंटर्ड इनटू रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अप्रोच एनडीएमसी बैंक लिमिटेड, एनडीएमसी बैंक लिमिटेड ऑन 12 जनवरी 2025 फॉर सेलिंग US$ 4.5 लाख
एट द रेट 75 रुपए पर यूएसडी, 75 रुपीज पर यूएसडी पर उन्होंने क्या करा है, उसने अप्रोच, राम अवतार ने एनडीएमसी बैंक में 12 जनवरी 2025 को अप्रोच करा है, किस चीज के लिए, ताकि वो उसको $4.5 लाख एट द रेट 75 पर यूएसडी बेचे। आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन 12th Jan 25 was 76. Rate of action declared by CBEC या CBIC आना चाहिए for the day was 76.5 per USD. Calculate the value of taxable supply by explaining in brief the provision of the CGST Act rules frame here under. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये चीज करेंसी एक्सचेंज वाला है ना, उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए थे, वो याद हो। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहे तो जल्दी से इसको आंसर, हाँ आंसर बता देना। इसका आंसर कितने लोगों का 4,50,000 आ चुका है? आंसर इज राइट सर। 4,50,000 आया कैसे है? बहुत आसान है बेटा। 4.5 लाख को आपको क्या बोलते थे, अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल है तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट और इनटू जितना यूनिट आपने कन्वर्ट कराया है वो, तो बेटा बहुत इजी है। 4.5 लाख इंटू 76 माइनस 75, द आंसर विल बी 4,50,000। और क्या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्लियर है कि नहीं? चलो सर इसको शो कैसे करा, ये तो हमने निकाल दिया। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में क्या बोल रहा है देखो। गरिमा बेटा वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा ने रूल सब लिख दिया। सॉरी जी, आपको भी बेटा बहुत बहुत तारीफ। रूल 32 सब रूल 2A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, बेटा ध्यान रखना, एक्ट मतलब 170 provides the manner of determination of value of taxable supply so far as it pertains to purchase or sale of foreign currency including money। okay? फिर क्या बोल रहे हैं, the value of service for currency when exchanged from or to Indian rupees shall be equal to the difference in buying and selling rate as the case may be, and the RBI reference rate for that currency at that time multiplied by the total units of currency, or CBIC rate has no relevance for determining the value of taxable supply। यहाँ पे आगे सब टैक्स क्लियर है कि नहीं? फ्री वन, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो जी नेक्स्ट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत इजी में से एक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? चलो जी आओ थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, यूडीबी बिल्डर्स लिमिटेड had undertaken a project to construct residential tower in Jaipur having 100 apartments या flats। The builder has entered into an agreement to sell a flat of carpet area of 1800 square feet out of 100 flats to a customer शिव चरण। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लैट किसको बेचे जाएंगे? शिव चरण को। और कारपेट एरिया कितना है उसमें? 1800 स्क्वायर फीट। ठीक है, द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ द फ्लैट एज पर द एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। सर करना क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैट so sold by the builder to the customer शिव चरण for the purpose of GST। भाई सिंपल है, बिल्डर ने, यूएडीबी बिल्डर्स ने टारगेट करा है 100 फ्लैट्स बनाने का और वो फ्लैट्स इसको बेचना है उनको, कस्टमर है शिव चरण को। अब उस ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ द फ्लैट एज पर द एग्रीमेंट आपको दिए हुए हैं। क्लियर है?
आप लोग मेरे साथ साथ इसको क्या ट्राई करना चाहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नया ही सिखा के जाएगा। इसमें एक नई चीज आएगी जो मैं आपको आज बताता हूँ। चलिए, ये नया ही करेंगे जो शायद क्लास में ही पहले डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है, एक मिनट, आप लोग इस क्वेश्चन, आ जाइए, चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, स्टार्टिंग से आप मेरे साथ एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें एक नया पॉइंट सीखेंगे। नया है इसलिए आपको सीख, ठीक है जी। चलिए, स्कैनर की चिंता इसलिए मत कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के एग्जाम वाले हैं। आप लोग के लिए जो रिजर्व करके रखा है मैंने दिसंबर, वो आपका ही है, प्योर सीएस एग्जाम वाले ही आ रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ ये कर लिया तो फिर हमारे लिए क्या रहेगा। यही है जो है, यही है जो, ठीक है। आ जाओ बेटा, चलिए जी, चलो जी, चलो चलिए आ जाओ। प्राइस ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग द अपॉर्शन वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। प्राइस ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग अपॉर्शन वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड 84 lakhs। लैंड की कॉस्ट है, दिमाग में कुछ घंटी बजना चाहिए। लैंड सुनिए कुछ घंटी, तो वो आज सीखेंगे, ये नया पॉइंट है। 84 lakhs, तो ये तो क्या हो गई हमारी एक तरीके से मेन वैल्यू। अब नीचे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। प्राइम लोकेशन चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर गेटिंग गार्डन एंड स्विमिंग पूल व्यू, ये आपको बेटा अलग से प्राइम लोकेशन चार्जेस ली। आप भी सोचो ना, आप इसको इमेजिन करो। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करो, रियल लाइफ में क्या होता है। अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, उसने बोल दिया कि सर प्राइस ऑफ फ्लैट में कॉस्ट ऑफ लैंड भी इंक्लूड है, कितनी, 84 लाख, ठीक है, का फ्लैट। इसमें 4 लाख रुपए आपको क्या दिए चार्ज कर रहे हैं वो लोग प्राइम लोकेशन के, ये एक्स्ट्रा है फॉर द गेटिंग गार्डन एंड स्विमिंग पूल व्यू, ताकि आप स्विमिंग पूल पे आपकी नजर रहे, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा जब गेटिंग गार्डन एंड स्विमिंग पूल व्यू है बेटा, ओशन व्यू नहीं बोला है, स्विमिंग पूल व्यू है, ठीक है। तो आपको उसके लिए 4 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अपने दिमाग को सिर्फ एग्जाम के पर्पज से लगाए और कहीं नहीं पढ़ाए, ठीक है। आ जाओ, फिर क्लब मेंबरशिप फीस। अब आप ये बताओ, क्लब मेंबरशिप फीस, अब सुनना क्या लिख रहा है, क्लब टू बी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर। अभी नहीं, फ्लैट बन जाएगा, बाद में क्लब बनाएंगे, उसका चार्जेस लेंगे। का क्या होगा, क्या लगता है आपको? अभी का, अभी जो फ्लैट की फ्लैट फ्लैट की वैल्यू ऑफ टैक्स हम सप्लाई निकाल रहे हैं, में ये अभी आएगा ही नहीं। ये तो कब होगा, जब वो पूरा बन जाएगा उसके बाद में रहेगा, अभी नहीं आएगा ये। 5 लाख को करेंगे, ठीक है। चलो जी, क्योंकि पहली बात तो क्या सर, इसमें एक पॉइंट आ सकता है, सर एक कंपोजिट हुआ तो, ये कंपोजिट होता है क्या? हर सोसाइटी में आपको क्लब क्लब बनता है? नहीं, ना ही ये कंपोजिट है और ना ही ये नेचुरली बंडल्ड है। क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? कि आप इसको अभी नहीं लेंगे, ये पार्ट ही नहीं है कंस्ट्रक्शन का। आप ये जो यूडीबी बिल्डर्स है, ये किस चीज की सर्विस दे रहे हैं? ये कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हैं। तो ये वाला तो इसका पार्ट ही नहीं है कंस्ट्रक्शन का, ये तो जब बन जाएगा उसके बाद होगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं ट्रीट। फिर देन स्टैम्प ड्यूटी फॉर एग्जीक्यूटिंग सेल डीड ऑन एक्चुअल बेसिस, इसका क्या होगा एक बात बताओ, स्टैम्प ड्यूटी फॉर एग्जीक्यूटिंग
सेल डीड ऑन एक्चुअल बेसिस, ये ऐड होगा। अच्छा, अब मैंने आपको वही कहा कि आप अपने आप को समझ बायर हो, आप फ्लैट लेने, बात बताओ निकालना क्या है? अपने को यूडीपी बिल्डर्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल। एक बात बता, तू मेरे से स्टैम्प ड्यूटी वसूल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी देता कौन है? रजिस्ट्रार। तो क्या यूडीपी बिल्डर्स ने लिया है वो आपसे? तो आप क्यों यूडी, वो तो सिंपल रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ। अरे यूडीपी बिल्डर ने रजिस्ट्री कराई होगी, आपसे स्टैम्प का पैसा ले लिया, तो बेटा ये तो सिंपल रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। ये क्या सप्लाई का पार्ट है? हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में टारगेट पकड़ के रखो, हमको ये निकालना है कि मैं अगर यूडीपी बिल्डर्स हूं तो तुम अपनी सप्लाई में ऐड कराओगे? तुम तो बोलोगे सर इससे मैंने कितने लिए हैं, 5 लाख, इससे मैंने 6 लाख रुपए लिए और सीधे रजिस्ट्रार को दे दिए 6 लाख रुपए, तो ये थोड़ी ना ऐड होगा, ये तो सिंपल रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। नहीं, प्रैक्टिकल रिलेट नहीं करोगे और रट्टा मारने की कोशिश करोगे, बहुत तकलीफ है। क्लियर है? नहीं समझो, रियल में लेने आते तो स्टैम्प की जो वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो तो आप गवर्नमेंट को देते हो, वो तो इसने दे दी है, ये तो सिर्फ आपसे उस चीज का वो ले रहा है, तो इसकी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। बात बताओ, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेता कौन है? ये सारे बिल्डर, सारे लिखा पढ़ी के। अरे होता है कि नहीं होता? क्या ऐड हो जाएगा? अब बड़े ध्यान से सुनना, maintenance charges to maintain building till the residential complex is handed over to housing society of members। क्या बोल रहे हैं? जब तक हाउसिंग सोसाइटी ऑफ मेंबर्स बनेगा हम उनको फिर ये मेंटेनेंस तक, तब तक हम मेंटेन कर देंगे। क्या ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा है क्या? प्योरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा है क्या? नहीं, ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नहीं है, ना ही ये कंपोजिट सप्लाई है, और ना ही ये नेचुरली बंडल्ड है, तो ये भी इसलिए ट्रीट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, द बिल्डर हैज रिसीव्ड पेमेंट ऑफ ₹25 lakhs on agreement and the balance amount of the value of flat to be received after obtaining completion certificate from the corporation। क्यों बोला है ऐसा कि इसको पार्ट पेमेंट मिल गया, बचा हुआ बाद में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मिलेगा, ये बताएंगे। अब वेरी गुड। तब और अब इंपॉर्टेंट लाइन जो नई चीज सीखनी है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्लैट। अब्बाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह। चलो जी बेटा, क्या एडजस्टमेंट मिला देखो, सिर्फ 2-3 चीजें डिजाइन करके ऐड किया जाता है, आ रहा है क्या? और एक बार नीचे लेवल के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो नीचे लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, तब भी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ नीचे वाले करके गए हो और वहां अगर उसने एक फेंका, तो वहां पे फिर क्यों कराते हैं बेटा? क्यों कराते हैं? एक बार आप देखो, बचपन में कॉन्ट्रा खेला था सभी मेरे बच्चों ने, अगर तुम लोग 90s के भले ही ना हो, कॉन्ट्रा करके एक गेम आता था, उसमें लेवल 8 इज द फाइनल स्टेज। अगर आप जब लेवल 8 खेल लेते हो, फिर जब लेवल 1 पे वो होती थी, जंगल स्टेज होती थी, वो खेलते तो मजा ही नहीं आता था। हाँ, उसके बाद नहीं लगता है, पहली बार में आप बार बार जाते हो, क्यों? वही है ये। आ जाओ, चलो जी, आ जाओ, देखिए जी, फ्लैट की प्राइस इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनेट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लैट 84 lakhs। प्राइम लोकेशन चार्जेस 4 लाख, ठीक है, 4 लाख जो है वो होगा ऐड, क्योंकि वो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही ले रहे हो भैया, मैं आपको स्विमिंग पूल वाला व्यू दे रहा हूँ ना, 4 लाख देना पड़ेंगे। हाँ भैया ठीक। नेक्स्ट, क्लब मेंबरशिप फीस तो ना ही पार्ट है, ना कंपोजिट है, ना ही नेचुरल बंडल्ड है। स्टैम्प ड्यूटी भी सिंपल रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपका पार्ट है। मेंटेनेंस चार्जेस, ये 90 लाख को सही कर लेना, आपको जब मैं आंसर शीट भेजूंगा, ये 90 lakhs नहीं है, यहाँ तो नील ही आएगा। टोटल यहाँ एक टोटल आएगा, टोटल
इधर वो 90 लाख आना है ना टोटल मेंटेनेंस चार्जेस। अब आपने क्या कर दी गई है, वैल्यू ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड बीइंग 1/3 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट लेस कर दी। लैंड के ऊपर जीएसटी बस इतना सा था, वैल्यू ऑफ टैक्स 60 लाख रुपए। हाँ बेटा, अगर देखिए जैसे इन्होंने ये वाली इधर की है, अगर आपको ये देखना था कि क्या ये इस बिल्डिंग का पार्ट बन रहा है, देखो अगर वो आपको दे ही रहे हैं कि स्पेशली आपके लिए क्लब भी बनेगा और ये आपको करना ही पड़ेगा, बेटा क्या हो जाएगा, आपको फिर ऐड करना है। बट यहाँ क्या बोला है, वो तो बाद में बनेगा। और ये अब लेकिन यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, आप लिख लो मेरे साथ में, इस वैल्यू ऑफ लैंड के लिए और ये नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखना, ये चीज लिख लो। ये है एज पर नोटिफिकेशन 11/2006 कंस्ट्रक्शन सर्विस क्या बोलता है, आपको बस ये वाले नोटिफिकेशन को यहाँ रेफर करना था। क्या 1/3 चार्ज, बस आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का reference दे देना है क्यों आपने 1/3 घटाया। नोटिफिकेशन नंबर है 11/2000 1/3। यस, क्या रहेगी नहीं सारे बच्चों। बेटा टोटल, ये देखो क्या लिखा है यहाँ, टोटल अमाउंट चार्ज, आप टोटल चार्ज करो 1/3 आपको लाइन, क्या रहेगी नहीं ऑलरेडी समझ में आ रहा है क्या, ये ठीक है। चलो जी, ये अच्छे से आ चुका है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और आपको मजा आएगा, है थ्योरेटिकल टाइप का लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन। अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान, सारे बच्चे यहाँ आ जाओ। चलो जी, जगत गुरु टेक्सटाइल्स लिमिटेड ट्रांसफर्स फ्रॉम वैलरी इन कर्नाटका stock of 15,000 मीटर ऑफ क्लोथ हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख। पूरा ध्यान से सुनना बेटा, ये रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल टू इट्स भिलवाड़ा, ये भिलवाड़ा है, भिवारा लिखा है, भिलवाड़ा ब्रांच लोकेटेड इन राजस्थान फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग सोल्ड। क्या बोला है, ये जगत गुरु टेक्सटाइल का कर्नाटका में क्या है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। इन्होंने 15,000 मीटर कपड़ा भेजा है जिसकी कॉस्टिंग 15 लाख है। इसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बिफोर सेल टू इट्स भिलवाड़ा ब्रांच लोकेटेड इन राजस्थान फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग सोल्ड। द भिलवाड़ा ब्रांच अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन गुड्स is also engaged in processing of the similar nature of goods for other person located in राजस्थान। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि भिलवाड़ा ब्रांच है, पहले क्वेश्चन को समझो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आपको यही नहीं आएगा कि लगाना किसके प्रो। ये बोल रहे हैं कि जगत गुरु टेक्सटाइल क्या है, ये अपना इन्हीं की एक ब्रांच कहाँ पर, ये कर्नाटका की है, इन्हीं की एक ब्रांच कहाँ की है, राजस्थान की भिलवाड़ा में। वहां ये 15,000 मीटर कपड़ा भेजा है इन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद ही वो बेचेंगे उसको। बेटा कई बार फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ती है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर ही उसको बेचेंगे। और ये जो भिलवाड़ा ब्रांच है, ये अपार्ट फ्रॉम इट्स जो मेन इसका जगत गुरु टेक्सटाइल्स लिमिटेड है, इसके अलावा दूसरे लोकल जो राजस्थान वाले हैं उनका भी माल को प्रोसेस करता है। तक ये समझ में आया। देखो बेटा जैसे मैं पढ़ रहा हूं ऐसे आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी एक्चुअल रिक्वायरमेंट मालूम पड़ेगी कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है।
क्या पूछना चाहता है आपसे? नेक्स्ट, देयर आर नो अदर फैक्ट्रीज इन द नेबरिंग एरिया ऑफ बेलरी इन कर्नाटका। देखो बेटा, आपके मन में आ सकता है कि वो कर्नाटक का राजस्थान भेज रहा है, क्यों? क्योंकि क्या और कोई है ही नहीं फैक्ट्री वो प्रोसेसिंग करने के लिए जो उसको करवानी है। अब और क्या बोल रहा है? who are engaged in the same business work of processing as being done by the Bhilwara Rajasthan unit of Jagat Guru Textile। अब सुनना, अदर पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर पर्सन लोकेटेड इन राजस्थान सप्लाई द सेम वेराइटी ऑफ गुड्स इन लॉट्स ऑफ 15,000 मीटर ईच टाइम एंड देयर आफ्टर मेक सेल्स ऑफ सच प्रोसेस गुड टू द होलसेलर। बेटा वो लोग भी आपको क्या बोला? देखो आपने कितना भेजा, 15,000 मीटर कपड़ा भेजा। वो लोग बोल रहे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर है राजस्थान वाले, वो भी ऐसी 15,000 के लॉट में आपकी इस यूनिट को, भिलवाड़ा वाली यूनिट को माल भेजते हैं। कुछ कुछ घंटी बजना चाहिए दिमाग में, ये क्या हो रहा है? आगे, द प्राइस ऑफ सच लॉट ऑफ गुड्स इन द मार्केट इज 14,75,000। बेटा वो कितने में भेजते हैं इसको? 14,75 में। और हमारी वाली कितने में भेज रही है? क्या कॉस्टिंग लाके भेज रही है? 15 लाख। फिर determine the value of supply in the aforesaid case by explaining in brief the provision of the CGST Act 2017। अब आप लोग कुछ तो होगा, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक के क्वेश्चन क्या हुआ बताएं जी। इसमें वैल्यूएशन करना है। तो अब आपको तो ये अदर सेलर्स वाला दिया है, अदर मैन्युफैक्चरर्स वाला दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी वाले सारे रूल्स लगाते हैं। जब नहीं आता रूल कोई समझ में लगता है, रूल नंबर 30 जाता है जो 110% ऑफ दी कॉस्ट से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रूल्स पढ़े थे। अब देखो ये क्या बोलना चाह, आ जाओ सारे, ये बोलना चाह रहा है, देखो, एज पर सेक्शन 25 of the CGST Act, a person who has obtained more than one registration, whether in one state or UT, or more than one state or UT in respect of each state, such registration shall be treated as distinct person। अरे ये बात है कि नहीं बेटा? मेरी एक ब्रांच MP में है और मेरी एक ब्रांच राजस्थान में है, तो बेटा ये दोनों, क्योंकि अगर मैंने इसमें क्या करके रखा हुआ है, एक से ज्यादा अगर मेरी अलग अलग स्टेट्स में, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये भी रजिस्टर्ड, ये भी रजिस्टर्ड, आपस में इन दोनों को क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। हमने सेक्शन 25 में पढ़ा डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ तो लिख दिया डिस्टिंक्ट पर्सन वाला। फिर बोल रहे हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 रीड विद पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, transfer of goods between two registered unit having the same pen will be treated as supply even if transfer is made without the consideration। एज सच पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। याद है कि नहीं? शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में, भले ही कंसिडरेशन नहीं है, भले ही कंसिडरेशन ना हो, लेकिन अगर आपने अपने डिस्टिंक्ट पार्टी को भेजा हुआ है सप्लाई, उस पे क्या लग जाता है? जीएसटी लग जाता है। अब नेक्स्ट, the value of supply would be the open market value of such supply। If open market value cannot be determined, the value shall be the value of the goods of like kind and quality prevailing in the market। बेटा आपको वैल्यूएशन, देखो कंसिडरेशन दिया ही नहीं है, तो वैल्यू कैसे करोगे? पहले आपने लगाया कि भैया ओपन मार्केट वैल्यू, बट चूंकि ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं दी है, तो हमको क्या देखना पड़ता है? लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी वाले गुड्स का क्या मार्केट में वैल्यू चल रहा है, ठीक है। और अगर तब भी मालूम ना पड़ पाए, इफ वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन बाय अबव अमाउंट्स, देन द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर द रूल 30 and 31 ऑफ द सीजीएसटी रूल इन दैट ऑर्डर। डिफरेंट है। नेक्स्ट, this case although the goods of like kind and quality are available, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी वाले गुड्स दिए हुए हैं? तो दिया है ना, हम भी 15,000 मीटर भेजते हैं, वो लोग भी 15,000 मीटर भेजते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो जानबूझ के एक चीज फोकस करिए कि आपकी भिलवाड़ा वाली ब्रांच प्रोसेस करती है, और जितने भी आपके प्रोसेस दूसरे लोग करते हैं वो सब कहाँ के हैं? वहीं लोकल एरिया के हैं। और ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ था
कि तमिलनाडु में हमारी और कोई प्रोसेसिंग यूनिट है ही नहीं, इसलिए हमको भिलवाड़ा ब्रांच भेजना पड़ता है। ये लिखा था क्वेश्चन में, मतलब हमारी मजबूरी है, हमको भिलवाड़ा वाली ब्रांच भेजना पड़ता है गुड्स को। देखो क्या लिखा है, इन दिस केस although the goods of like kind and quality are available, the same may not accepted as the like goods since they are supplied by another manufacturers located in the Rajasthan, whereas the supplier is located in Bellary, Karnataka. Transportation cost in respect of manufacturers of Rajasthan are lower and thus less expensive in comparison to goods under consideration which are supplied from Karnataka. हम 15 लाख का गुड्स बता रहे हैं, वो 14-25 का डिफरेंस आ भी क्यों रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का। कर्नाटका से राजस्थान भेजेगा, ये तो लोकल के लोकल है, तो ऑब्वियसली क्या कंपैरेबल हो रही है बेटा? कंपैरिजन भी लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी से होता है। पेप्सी को आप जब भी कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज कंपेयर विद कोक, उसको आप स्प्राइट से नहीं कर सकते क्योंकि वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अरे दो डिफरेंट जहर है कि नहीं है? एक काला जहर है, एक ट्रांसपेरेंट जहर है। ठीक है, आ जाओ। Therefore, the value of supply would be taken as rule 38 at the rate 110% of the cost, और कॉस्ट एक्चुअल में कितनी आ रही है उसकी? 15 लाख, तो 16.5 लाख हो जाएगी उसकी वैल्यू, और उस पर आप क्या चार्ज करोगे? जीएसटी। तो जिसको बेचेगा उसके ऊपर, हाँ हाँ, इसमें ना आईजीएसटी लगे हुए, वो भिलवाड़ा और वो कर्नाटक। बोलो 16.5 लाख, समझ में आया गया कि आपकी वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी लोग just take a 2 minute, just 2 minutes, then we will start again. Very good बेटा गरिमा, देखो 30 और देखो डिस्ट्रिक्ट पार्टी वाला ही है। गुड। हाँ, मैंने देखा था पर बुरा तो किसी को बहुत मेहनत लगती है।
अब बहुत मेहनत लगती है। जैसे भी लोगों को दूसरों की डाउनफॉल में ज़्यादा मज़ा आता है, ये भूल जाते हैं कि उनका भी समय आएगा, एक जैसा नहीं होता, इसलिए ऑलवेज सपोर्ट के डाउनफॉल पे हंसने का। वो बात अलग है बेटा, सुनो बड़े ध्यान से, ये 12th भी आपको होमवर्क है, और इसमें एक्चुअली इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तुमको वैल्यूएशन के साथ में प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे। तो तो बेटा ये जो है, अभी मैं आपको शीट दूंगा ना, जो मैंने नहीं करा बेटा वो सब होमवर्क है और 12th। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वैल्यूएशन के साथ साथ, वैल्यूएशन के साथ साथ एग्जम्पशन के संग संग, वैल्यूएशन प्लस एग्जम्पशन का क्वेश्चन, दो चैप्टर्स को मस्त मस्त मिक्स करके उन्होंने आपके सामने रखा है। आओ स्टार्ट करते हैं। सर मैं, ठीक है बेटा, मैं आफ्टर द क्लास आपको अ, बताता हूँ। हाँ बेटा गरीबा, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बताता हूँ आपको। तो वापस एक बार सब्सिडी वाला पॉइंट देख लेंगे अकॉर्डिंग के। ठीक है, आ जाओ, वेट करो बेटा ना। चलिए जी, ये क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग करेंगे ट्राई, 5 मिनट का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर, जल्दी ट्राई करो। एंड यू आर हैविंग ओनली 3 मिनट। चलो जी, सारे बच्चे क्वेश्चन को ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा, जल्दी। मुझे नहीं, ध्यान से पढ़ो और सही है क्या, नहीं पता बेटा, नहीं पता, करो क्वेश्चन को, करो सारे लोग जल्दी से ऑनलाइन, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। बता रहा हूँ जल्दी से, आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ चलो जी, दिखाना मत आंसर। चलिए जी बेटा, अरे गरिमा क्या कर रहा है बच्चा, पहले ही बता दिया है, हाँ हाँ। शांति, शांति, सिर्फ 39 सेकेंड, 35 सेकेंड बचे हैं। गरिमा बेटा वापस पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कर रहे हैं बच्चे। हम्म, चलिए जी, 20 सेकेंड्स लेफ्ट, 20 सेकेंड्स लेफ्ट।
मजा आ रहा है ना वैल्यूएशन में? ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। इसके बाद अपने को आईटीसी करना है और वो कंपोजिशन वाला, कल कंपोजिशन एंड इवेंट रहेगा। ठीक है क्या? डायरेक्ट आईटीसी कर ले, दिन बच जाएगा अपना। वी विल डिस्कस इट। कर तो आते हैं। चलो जी। सर नहीं आ रहा मजा। अरे गरीबा बोल रही वैल्यूएशन में मजा नहीं आ रहा। प्रोविजन इजी है बट क्वेश्चन टफ है ना बेटा? यही बोलोगे आगे? चलो आ जाओ। हमारे सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक बोल रहा है। वॉरियर बोल रहा है हमारा, सर नहीं आ रहा मजा, प्रोविजन इजी है पर आंसर नहीं आ रहा। आज बेटा तुम्हारी बूट अच्छे से नहीं हुआ माइंड आज। बात करते। चलो जी आ जाओ। इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है 0। राइट, 0 है बेटा इसका आंसर। कैसे 0 है? आ जाओ देखो अब आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। एक बात बताओ, ट्रीटमेंट फीस, ये तो भाई वेरी गुड। चलो जी, ये तो हो गया क्या? शून्य। एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस में कभी नहीं बोला इन पेशेंट आउट पेशेंट, कुछ नहीं, एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस सर्विस एग्जाम। ठीक है। सप्लाई ऑफ मेडिकल एंड बेंडेज टू इन पेशेंट, इन पेशेंट मतलब एडमिटेड पेशेंट का एग्जाम। रिसीव फ्रॉम इम्प्लांट, इम्प्लांट कराया है बेटा। इम्प्लांट कराने का मतलब कहीं भी इसमें ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी ट्रीटमेंट का दिया हुआ है क्या? इम्प्लांट कराया है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी एग्जाम। उसने यही मिस्टेक करी है, मुझे पता है बच्चे। हाँ मिस्टेक। अब प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर द एनाटॉमी ऑफ द चाइल्ड इफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये है एग्जाम। इसका आंसर क्या है? शून्य। देखो देखो देखो, अपन उस पॉइंट को समझते हैं। अभी सिर्फ आंसर 0 लाने से 0 ही मिलेगा, है ना? आ जाओ उसको अब पढ़ना है। देखो इन्होंने क्या करा, देखो कितना अच्छे से लिख रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड पेबल ऑफ एसके हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 25। जैसे ही उसने जनवरी 25 बोला, आपको भी एज इट इज लिखना है, वो जो मांगता है। आपको क्या करना है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, जैसे देखो क्वेश्चन में भी उसने क्या दिया है 1 2 3 4, स्मॉल में रोमन में दिया है, आपको भी ऐसा ही करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये। फिर बोलना है ट्रीटमेंट फीस फॉर इन पेशेंट निल है। अब इन सबके रीजंस पढ़ लेते हैं। एंट्री नंबर 74 ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 12/27, है ना? डेटेड 28 जून 2017, एग्जाम हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर। और हेल्थ केयर सर्विस को एक्सप्लेन कर दिया, एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर, डीटीसी फॉर आई पैड, याद है कि नहीं है? ठीक है। इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया इंक्लूड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बट डज नॉट इंक्लूड हेयर एंड ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट अंडरटेकन बाय द, ये पूरा प्रोविजन समझा दिया उन्होंने। ठीक है, क्यों समझा दिया? आपको समझ में आ रहा है क्यों समझा दिया? समझा दिया। और एक ध्यान रखना बेटा, इन्होंने एक लाइन लिखी, इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर वो आपको होम्योपैथी लिख दे, वो आपको यूनानी मेथड, यूनानी भी एक ट्रीटमेंट होता है, यूनानी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक लिख दे, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एलोपैथी में नहीं हो रहा है, ये तो उसमें हो रहा है। अगर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना इंडिया में, इन इंडिया, तो उसके अंदर आने वाले सारे ट्रीटमेंट है। गलती से उसमें वाया यूनानी मेथड, वाया आयुर्वेदिक मेथड। तो आप ये मत सोचना कि आयुर्वेदिक है ये होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज। ठीक है। दू- दूसरा आंसर, फर्दर इट इज हेल्ड इन वेरियस advanced ruling that a supply of implants and medicines as a part of healthcare constitute a composite supply and supply shall also be considered as the healthcare and accordingly exempted। इन्होंने एक चीज और करी है, मेडिसिन को और इम्प्लांट्स को एक अलग व्यू में इन्होंने क्या कर दिया था, टैक्सेबल कर दिया था, जिससे आंसर 7,30,000 आया था, जो कि गरिमा का आंसर आंसर था। यस बेटा, वो गलत नहीं है गरिमा, बट कई आप ये बात ध्यान रख लो
कई एडवांस रूलिंग में मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन कराया है, कई बार एडवांस रूलिंग में ये बताया है कि इम्प्लांट्स और मेडिसिन जो है, ठीक है बेटा, उसको कंपोजिट सर्विस का ही मानकर उसको एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, सही है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको 730 आता भी है तो। बट एक व्यू ये भी है कि एडवांस रूलिंग के हिसाब से सप्लाई ऑफ मेडिस इम्प्लांट्स एंड मेडिसिन जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब ये इन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, पेशेंट्स को आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी हेल्थ केयर का कंपोजिट पार्ट है। ऐसा तो होगा नहीं हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहा है लेकिन बोले हमारे दवाइयाँ नहीं मिलती, उन्होंने करके रखा है, आपको सारा पता ही है क्या, क्लियर है कि नहीं? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्ट मस्ट। अब बढ़िया क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बेटा, आप और हम बोलेंगे। आ जाओ बेटा, सारे लोग यहाँ ध्यान दो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना लिखने में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा, सारे लोग यहाँ। आरपी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, registered in Mumbai, Maharashtra, is a manufacturer of footwear. It imports a footwear making machine from USA. क्या बोल रहे हैं? आरपी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, द मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। ये क्या है, फिर बना दिए इन्होंने। अब एक फुटवेयर मेकिंग मशीन बुलवाई है यूएसए से। आरपी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कार्तिक लॉजिस्टिक, अ लाइसेंस्ड कस्टम ब्रोकर विद इट्स ऑफिस एट अहमदाबाद गुजरात। देखो हमारा आरपी मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, शूज बनाने वाला मुंबई का। इसने किससे कांटेक्ट करा है, कार्तिक लॉजिस्टिक्स से बात करी है, जो कि कौन है, एक लाइसेंस्ड कस्टम ब्रोकर है। तो ऑफिस रजिस्टर्ड कहाँ का है, अहमदाबाद गुजरात का। टू मीट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज इन गेटिंग द साइड मशीनरी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम स्टेट। आरपी वाले ने कार्तिक को, कार्तिक लॉजिस्टिक मेरा गुड्स क्लियर कराना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आरपी मैन्युफैक्चरर ऑथोराइजेस कार्तिक लॉजिस्टिक टू इनकर ऑन इट्स बिहाफ, on its behalf the expenses in relation to clearance of the imported machinery from the custom station and bringing the same to the warehouse of RP manufacturers limited. Expenses shall be reimbursed on the actual basis in addition to the agency charges. जो कस्टम क्लियरेंस एजेंसी है उसके चार्जेस के अलावा से एक रिक्वेस्ट और करी है, तो मशीन को क्लियर करा कर तेरे को मेरी फैक्ट्री जो मुंबई में है वहां पर तेरे को लेके आना पड़ेगा, और उसका पैसा भी हम तेरे को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा। जब तक का क्वेश्चन समझ। अब कार्तिक लॉजिस्टिक ने इनको एक इनवॉइस इशू करा है आरपी मैन्युफैक्चर को। अब क्या हो जाएगा आपको बता, देखो इतने सारे खर्चे दिए उसने, आपको करना क्या, अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय कार्तिक लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ गिवन प्रोविजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जी। अरे पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे को। क्या आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे कि डायरेक्ट मैं ही करा दूं? एक 5 मिनट का, 5 मिनट लो, भले ही उस पर मत करो, वो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन मत करो, बट 2 मिनट्स लो और इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। और आपका समय शुरू होता है 3 मिनट का अब। ये देखिए, टाइमर को चलो बेटा,
इतने से एडजस्टमेंट है, आपको निकालना है क्या है वैल्यू ऑफ टैक्स। क्वेश्चन को समझ में आया ना, कौन क्या कर रहा है इसने। गुड। यार लोगों के आंसर आना चालू हो गए, 1 मिनट में आंसर भी आ गया है बच्चे। करो सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब करो बेटा, डू इट। वैसे बस ध्यान की जरूरत है, फोकस का आंसर आ चुका है। आंसर बेटा गरिमा रुकना तुम आज क्लास के बाद। आज इसकी बूटिंग प्रोसेस में दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। नहीं, चलिए जी, सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। वी विल क्वेश्चन। ऑफलाइन मत होना गरिमा, आफ्टर रिकॉर्डिंग। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स। कोई बात नहीं, कभी कभी सचिन भी 0 पे आउट होता था बेटा, ऐसे डाउन नहीं होना। कोई बात नहीं। चलो जी, आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी, पर ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के थोड़ी ना एग्जाम में मिलेगा मौका। आओ देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। ठीक है, मुझे पता है ऐसा मिस्टेक होगी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की। आ जाओ, देखो बेटा, एजेंसी चार्जेस का क्या होगा, ये तो मेन है। अरे क्लियरेंस की चार्जेस है बेटा, ये तो लेगा वो 4 लाख। अच्छा, अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट गुजरात क्या होगा बेटा, एक बात बताओ। इसका रीजन अभी समझते हैं, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, करेंगे। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी फ्रॉम कांडला पोर्ट गुजरात टू कार्तिक लॉजिस्टिक गोडाउन इन अहमदाबाद गुजरात। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी फ्रॉम कार्तिक लॉजिस्टिक अहमदाबाद गोडाउन टू वेयर हाउस ऑफ द आरपी मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, इसका क्या करा आपने, नहीं कंसीडर होगा। अभी रुक जाओ, मैं सबके रीजन दूंगा। ठीक है, डॉक चार्जेस पेड, डॉक ड्यूज पेड नहीं होगा। पोर्ट चार्जेस पेड नहीं होगा। अच्छा, कस्टम ड्यूटी 6 लाख होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सर क्या है ये, मैं बताऊंगा, रीजन एंड में आएगा। ठीक है, होटल एक्सपेंसेस, हाँ होटल एक्सपेंसेस, तो बेटा होटल एक्सपेंस ऑब्वियस, कार्तिक कहीं रुका होगा तो उसने खर्चे क्या करे होंगे, मांगे होंगे भाई, होटल एक्सपेंसेस लगे जाने के लिए, कंसिडर। ट्रैवलिंग का खर्चा, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग का खर्चा वो लेगा। ठीक है, चलो, यही इससे इनका आपका आंसर आएगा 4,95,000।
अभी रुक जाओ, अब सवाल ये है, शुभ बेटा वेरी गुड, अगर आपका 495 आया वेरी गुड। अब देखो सर, आप पहले मेरे को ये बताओ, ये 2 से लेकर 7 तक जितने खर्चे थे, ये 2 to 7 वाले खर्चे आपने कंसिडर सप्लाई की वैल्यू में क्यों नहीं करे हैं? एक बात बताओ बेटा। अच्छा, मैं उसमें भी एक पॉइंट बोलूंगा तुमको जिसमें तुम कंफ्यूज। एक बात बताओ बेटा, ये जितने भी खर्चे हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन, यहां ध्यान दो, कहीं भी मुझे सुन रहे हो, यूट्यूब पे, ऐप पे, कहीं पर भी, सारा ध्यान यहाँ पे। आई नीड योर अर्जुन वाला फोकस, एब्सोल्यूट फोकस। सर ये वाले जितने भी खर्चे थे, ये आपने कंसिडर, कार्तिक लॉजिस्टिक का काम क्या था? प्रैक्टिकल होके सोचो थोड़ा सा, अपने आप को रखो आरपी मैन्युफैक्चरर्स की जगह। आपने एक मशीनरी यूएसए से, आपने कार्तिक लॉजिस्टिक को क्या करा है बेटा? अपॉइंट कर दिया गया है, क्या है भाई, तुम्हें ये गुड्स क्लियर कराना है, क्लियर कराने के बदले आपको एजेंसी चार्जेस चार्ज करेगा कार्तिक। अरे करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा। और एक रिक्वेस्ट करिए, आपको क्लियर कराने के बाद वो पूरी की पूरी मशीनरी मेरे फैक्ट्री तक भी लेके आना है। यहां क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था? ये इतनी पंचायत जो करी थी ना, क्या लिखा था? अपार्ट फ्रॉम आरबीआई ऑथोराइज दिस टू इनकर ऑन इट्स बिहाफ द एक्सपेंसेस। अब तुम्हारे दिमाग में एक कंफ्यूजन पहले तो ये आएगा, सर वो रिएम्बर्समेंट होता है ना, तो उसको तो हम ऐड करते थे एडिशन में। नहीं बेटा, वो सप्लायर जो सप्लाई कर रहा था उसके अगर खर्चे ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट ने पे करते थे तो उसको ऐड करा जाता था। ये सारे खर्चे कौन किसके बिहाफ पे कर रहा है? सर ये सप्लायर खर्चे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, थोड़ी ना आप ऐड करो। तुम्हारी दिमाग में यही बजी होगी कि सर वो ऑन द बिहाफ कोई खर्चे करता है तो उसको ऐड करते हैं। उसमें समझो वो कौन किसके बिहाफ पे करता था। रिसिपिएंट अगर सप्लायर के बिहाफ पे कर रहा है तो ऐड होता था, अगर सप्लायर रिसिपिएंट के बिहाफ पे करेगा तो ऐड नहीं होगा। दिस इज मियर, ये जितने भी 2 to 7 खर्चे हैं, 2 to 7 खर्चे, ये सारे मियर रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो सप्लायर ने रिसिपिएंट के बेसिस पे कर दिए थे, लेकिन बियर किसको करना था? रिसिपिएंट को। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ए सोचो, यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुनना है, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करो। कोई आफ्टर मार्केट अभी तक नहीं आया जहां न्यूज ब्रेन बहुत हाई प्राइस पे बिक जाएगा। समझ में आया है क्या? ए सारे बच्चों, कंफ्यूजन अगर तुम्हें एज अ स्टूडेंट ये भी आया होगा कि सर वो रिएम्बर्समेंट वाले खर्चे तो ऐड होते हैं ऑन बिहाफ, हमने आपने पढ़ाया था बिहाफ पे अगर खर्चा कराए तो ऐड होगा, वो किसके बिहाफ पे खर्चा कौन कर रहा था? वहां रिसिपिएंट कर रहा था खर्चे ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तभी तो सप्लायर की सप्लाई में ऐड करेंगे ये खर्चे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, और बढ़िया दिमाग लगाते हैं हम, और दिमाग बढ़िया वाला लगाओ, ये जितने भी खर्चे दिए हुए हैं ये सब क्या क्या कार्तिक लॉजिस्टिक रखेगा? एक बात बताओ, डॉक चार्जेस पे करे कार्तिक का पैसा है क्या? वो नहीं। सर पोर्ट चार्जेस नहीं, ये तो कस्टम डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है। क्या ये कस्टम ड्यूटी पे करी है तो क्या रेवेन्यू किसका है? ये कार्तिक का है क्या? नहीं, ये किसका है? आरपी वाले का। नहीं, डिपार्टमेंट का, कस्टम डिपार्टमेंट का है। सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये किसका किसका रेवेन्यू है? इसमें जीएसटी कौन देगा? वो ट्रांसपोर्टर। सर ये अनलोडिंग चार्जेस इसने लिए हैं क्या? ये पोर्ट वालों ने लिए हैं ना, एट कांडला पोर्ट, उसने पे करे। करना किसको था? आरपी को करना था, कार्तिक ने तो पे ही करा है। बोलो, समझ पढ़ा था हमने? अनलोडिंग चार्जेस ये सब किसको पे करना रहता है? जो क्लियर कराता है। आ रहा है क्या? ऑनलाइन रिप्लाई दो मुझे। चलो जी, के लिए ये क्या बोला है, क्या बोला है? देखो 4 लाख एजेंसी चार्जेस बाकी से व्हीकल के और ट्रैवलिंग के रिएम्बर्समेंट कराए हैं, तो बेटा ये तो उसको पे करना ही था, इस्तेमाल करा था। और इसलिए बोला है इन द गिवन केस कार्तिक लॉजिस्टिक हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आरपी मैन्युफैक्चरर टू इनकर ऑन बिहाफ ऑफ सच रिसिपिएंट द एक्सपेंसेस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर
2 to 7 incurred in relation to clearance of imported machinery from the custom station and bringing the same into the warehouse of the recipient. Further, Karthik Logistics does not hold any title to such services and does not use them for their own interest. ये तो उसने खुद के खर्चे नहीं पर लिखा है. Karthik Logistics receive only actual amount incurred to procure such service in addition to agency charges. Karthik Logistics is pure agent of the RP. आइए पल सवाल ऐसा टेढ़ा है कि नहीं है बेटा. इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं हम एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे, भले ही वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो कि 10 नंबर का हो. बात इतनी है कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं. ये प्रैक्टिस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही बेटा सिर्फ ये है कि आपको एनालिसिस करना सीखे, क्वेश्चन को कैसे आंसर प्रेजेंट करना सीखे, गलतियां जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बिल्डअप करना सीखें वाया क्वेश्चंस. कितना भी टैक्स पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तक आपको नहीं आएगा, आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट. जब हम क्लास में पढ़ते थे कि सब्सिडी ऐड हो जाएगी नॉन गवर्नमेंट वाली, तब अच्छा लगता था. करा तो समझ में आया कि सब्सिडी ने तो चक्रव्यूह में फंसा लिया है हमारे अभिमन्यु को. दिस इज क्या कर सकते हैं. आ जाओ चलो जी, अब और अच्छे क्वेश्चन निकालो सर कोई हो तो. ये नहीं बोलना सर बोर हो रहा है, बोर बिल्कुल भी नहीं, अरे लिए कर रहे हैं. आ जाओ, 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके लिए. 15th क्वेश्चन भी है होमवर्क आपके लिए, 16th क्वेश्चन भी है होमवर्क और रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड है. 15th और 16th भी आपके लिए होमवर्क है. कि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करा दूंगा तो एग्जाम मेरे को थोड़ी ना दे. आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 17 को देख के घबराइएगा नहीं, पहले ही बोल देता हूँ. इसमें बहुत सारे वैल्यूएशन रूल्स पूछे गए हैं जो हम छोटे छोटा करके कर लेंगे. आंसर क्वेश्चन नंबर 17 कर सर समझ. बस इसी बात के लिए तो बेटा टैक्स फेमस है. कोई बात नहीं गरिमा, अभी कॉल करते हैं हम आपको. चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलो क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट 2017 फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस है बेटा. पहली बात तो सारे केसेस, नो लिंकेज बिटवीन. आ जाओ पहले, अब आप मेरे साथ साथ करेंगे आपको आ जाएगा, तो आपके सारे 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 रिवाइज हो जाएंगे. पहला कौन केस, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड अ लॉटरी. क्या घंटी बजी वैल्यूएशन में ना, लॉटरी वाला भी हमने निकाला था कि लॉटरी केस में आप कैसे करोगे. ठीक है देखते हैं. वेयर द फेस वैल्यू, अच्छा ध्यान रखना उसमें 2, रन बाय गवर्नमेंट और ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट है, ये बचना चाहिए. जितने लोगों ने रिवीजन करा होगा, जितने लोगों ने रिवीजन करा होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. किसका गरिमा तो आंसर्स लिखा था चालू कर दिए. फर्स्ट 5 गरिमा, सेकंड वाला सही है बेटा गरिमा, एंड थर्ड वाला भी सही है. सर वो माइक थोड़ा लूज है, बीच बीच में वॉइस नहीं आती है, सॉरी बेटा, मैं ध्यान रखूंगा. अब कर दिया मैंने माइक ऊपर. ठीक है बेटा. चलो गरिमा तीनों सही है बेटा, है ना, तीनों सही है. वेरी गुड. आ जाओ. और अंजलि बेटा बिल्कुल सही रूल कोट कराया आपने, शाबाश, वेरी गुड. आ जाओ. स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड अ लॉटरी where the face value per ticket was 640, the price notified in the official gazette was 450.
इसका आंसर जल्दी से आप लोग करेंगे। वेरी गुड, आंसर क्या आया? द आंसर इज 500। सर कैसे निकाला 500? बताते हैं, नीचे का नहीं देखने का। As per rule 31A, the value of supply of lottery will be 100 by 28, 128 into face value of the ticket or price notified in the official gazette by organizing state, whichever is higher। तो बेटा इसमें 640 और 450 है ना, 640 बाय 450 विच एवर इज हायर, यानी कि 640 को जब 100 बाय 128 करेंगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। ये सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इसमें तो कोई दम था नहीं। सेकंड में देखते हैं। A money changer exchanged USD 10,000 sold by a customer 80 रुपीज पर USD। रेफरेंस रेट है उस दिन का आरबीआई का 78। अभी करा था हमने इसको। इसका आंसर आएगा 20,000। सर कैसे करा, अभी तो बताया था। इसका आंसर है एज पर रूल 32(2) the value of supply in relation to foreign currency will be selling rate minus RB into, हाँ, minus RBI reference rate into total unit of foreign currency, that is 80 minus 78, 10,000। तो आंसर आएगा 20। ए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कृष्णा? ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इजी है, फोकट के नंबर है। आ जाओ। एन एयर ट्रेवल एजेंसी, लो ट्रेड एजेंसी वाले से बात कर ली। Charged for 60,000 as base fare and 3,000 as other charges and 2,000 by way of tax for, important है, डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक बुकिंग। डोमेस्टिक बुकिंग पे बेस फेयर था 60, 3,000 था अदर चार्जेस एंड 2,000 था बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो यस, तो इसका आंसर है एज पर 32(3). वेरी गुड। अगर आपको रूल के साथ में सब रूल याद आ रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एज पर रूल 32(3) द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ द एयर टिकट विल बी 5% ऑफ द बेस फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग। तो इसलिए 60,000 का बस 5% लेंगे, बेस फेयर का 5% निकालते हैं, दैट इज 30,000। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट। X and company, X and company supplied a mobile handset for 30,000 along with an exchange of an old handset. The price of the new phone without exchange would be 35,000। इस वाले को आप बताएंगे तो मजा आ जाएगा। इसका, इसमें कौन सा रूल लग रहा है पहले तो ये बताओ, रूल कौन सा लग रहा है? याद है, बोलता है कि आपका जो वैल्यू है उसमें फुल्ली इनका चाहिए, नहीं होता है तो रूल्स फॉलो करना। याद है, एज पर रूल 27 of the CG valuation 17, that the value of supply of goods or services where consideration is not wholly in money shall be determined the open market value of the supplies available। therefore in this case 35,000 आपकी ओपन मार्केट वैल्यू थी। क्लियर है कि नहीं है? याद था भाई, कोशिश करो बेटा जितना याद हो जाए, लेकिन याद रखना गलत सेक्शन नंबर, गलत रूल कोट नहीं करना है। ये बात बस ध्यान रखना मेरी, वो मत गलत कर देना बेटा तुम, है ना, नहीं तो आता हुआ आंसर में तुम्हारा ज्यादा नंबर काट लेगा वो। क्लियर है? लास्ट, वाई लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट हु इज ऑल्सो एक्टिंग एज एजेंट फॉर अदर सप्लायर्स। ये ना वो एजेंट वाला क्वेश्चन है। Why limited supply to its agent who is also acting as agent for the other suppliers? The goods of like kind and quality were subsequently supplied by the agent at the price 5,000 per unit on the day of supply. Another independent supplier supplied the same goods of like kind and quality at the rate 4,600 per unit। इसमें क्या होगा? एजेंट के केस में रूल 20
नहीं 29, रूल नंबर 29 आएगा. The rule 29 of the CGST valuation, rule 117, the value of supply made or received through an agent shall be at the option of the supplier. दो ऑप्शन होते थे, पहला ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to its customer, not being a related person where the goods are intended for further supply by the said recipient. That is 90% of 5,000, that is 4,500. बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास में मिस्टेक हुई है ना, चलेगा, एग्जाम में मिस्टेक नहीं चलेगी. बोले बेटा. यस करीमा, वेरी गुड. आप 4,500 ले लो ओपन मार्केट वैल्यू, या 4,600 ले लो, आपको जो लेना ऑब्वियसली. दोनों दिखाना है उसके ऑप्शन में. तो हाँ तो दिखाए ना बेटा, शैल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, तो ऑब्वियसली वो कम वाला लेगा ना बेटा, फिर तो पूरा ही करना पड़ेगा ना एज पर द रूल. एक लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, और इसमें एक 19th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसका आंसर शीट इसमें नहीं प्रिंट है, मेरी आंसर शीट मैं आपको अलग से फोटो क्लिक करके भेज. क्लियर है? बट 18 और हम करेंगे, बाद क्लास ओवर आज की, और फिर उसके बाद हम वापस सब्सिडी वाला ऑन कॉल डिस्कस. हस्बैंड टैक्स है तो एक काम करो, सुन, नहीं एक काम करो, फिर एक काम करते हैं, फिर 18 भी आप होमवर्क ले लो एंड 19 भी आप होमवर्क ले लो. 19 का आंसर मैं आपको देने वाला हूं अभी, आंसर शीट तभी आपको कल मिलेगा. जब आप मेरे से आंसर शीट मांगेंगे ना, तो आप मेरे से 19 वाले का आंसर भी मांग लेना. क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप सो आपको वैल्यूएशन में बेटा सारे बच्चों को काफी हेल्प मिल रही होगी इस प्रैक्टिस सेशन में. तो ऐसे ही जुड़े रहिए. कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा, कल हम लोग कंपोजिशन एंड ईवे बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा प्रैक्टिस, वो है आईटी. आफ्टर दैट डीटी विल बी स्टार्टेड. तो आप लोग ऐसे ही बने रहो और बेटा पढ़ते रहो. हैप्पी लर्निंग. एंड आज का सेशन होता है खत्म और आपकी मेहनत होती है बेटा शुरू. गुड बाय.